हेलो माई सेल्फ संबित एंड वेलकम टू माई क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इजी एंड बेसिक सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का, जो है मेटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, बेसिक सा चैप्टर है ये। इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल केमिस्ट्री का टर्म आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। बहुत ही आसानी से इसको हम समझेंगे। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा, सराउंडिंग्स मतलब अगर मान लो आप अभी कहीं रूम में बैठे हो तो आपके सामने टेबल होगा, आपके सेल्फ में बुक्स होगा, आपका कपड़ा होगा, ड्रेस, आपका शायद पीसी हो सकता है, आपके टेबल में आपका वाटर बोतल हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी चीज़ जैसे हमारे सराउंड में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब किससे बना हुआ है। अगर मैं पूछूं ये टेबल जो है, आप बोलोगे सर ये वुड से बना हुआ है। ड्रेस जो है मेरा ये कॉटन से बना हुआ है और बुक्स जो है वो पेपर से बना हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ को अगर मैं एक ही नाम दूं कि एक ही चीज़ टर्म बताओ जिससे ये सारा चीज़ बना हुआ है, ओके, तो वो होगा मैटर। बोलोगे सर मैटर कहाँ से आ गया? ये मैटर एक ऐसा क्या चीज़ है जिससे ये सब चीज़ बने हुए हैं? तो देख लेते हैं मैटर एक्चुअली है क्या ना। मैटर जो है, अगर मैं लिखूं मैटर का डेफिनेशन, देन एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड पोजेस मास। थोड़ा समझो, कोई भी चीज़ जिसका जो कोई स्पेस लेता है रहने के लिए और जिसका कुछ मास होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो बुक्स जो है वो कुछ स्पेस लेता है रहने के लिए, उसका कुछ वॉल्यूम होता है एंड उसका कुछ मास भी होता है। लाइक कोई वाटर बोतल हो गया, आपका ड्रेस हो गया, टेबल हो गया, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, सब चीज़ जो आपके आसपास में है आपको दिख रहा है, कोई भी एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबको रहने के लिए कुछ स्पेस चाहिए, सबका कुछ वॉल्यूम होता है एंड उनका कुछ मास भी होता है। That's why I have taken a single term to express that all these things made up of matter। और मैटर का अगर मैं एग्जांपल बोलो, आप कुछ भी ले लो, पेपर, हाउस, वुड, स्टील, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनी प्लैनेट, स्टार्स, सॉइल, वाटर, एयर भी, एयर इज ऑल्सो मैटर। ओके, चलो एयर कैसे मैटर है ये सब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि हाँ, हाउस जो है उसका स्पेस है, वुड, स्टील एंड एनीथिंग जो भी एग्जांपल बताएं, ये थोड़ा आप इमेजिन कर सकते हो। लेकिन एयर में स्पेसिफिकली आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि एयर को हम क्यों मैटर कह सकते हैं। तो अगर मान लो एक बैलून को आप जब ब्लो करते हैं, जब ये फुलाते हैं, तो बैलून के अंदर जब हम एयर ब्लो करते हैं तो ये कुछ स्पेस लेता है। जो एयर हमारे माउथ से निकलता है उसको रहने के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है ना, जो कि बैलून उसको स्पेस प्रोवाइड करता है। जब ये हम ज़्यादा एयर ब्लो करेंगे तो बैलून ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। ओके, मतलब जब उसको वो स्पेस इनफ नहीं होगा, देन द बैलून गेट बर्स्ट और एयर जो है वो एस्केप हो जाता है। मतलब एयर को रहने के लिए स्पेस चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग उसका मास। अगर एक बैलून मतलब जो अब ब्लो किए हो उसको अगर कंपेयर करोगे उसका प्रीवियसली जब ब्लो नहीं हुआ था, देन यू कैन इजीली गेट द मास। दोनों के बीच में कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा कि जो ब्लोन बैलून का मास जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, सो हियर वी कैन से एनीथिंग इन द यूनिवर्स दैट इज मेड अप ऑफ मैटर। और मैटर क्या होगा ना, एनीथिंग दैट इज मास, जिसका मास है और रहने के लिए कुछ स्पेस चाहिए उसको रखने के लिए। ओके, उसको हम कहेंगे मैटर। ठीक है, अब बात आता है, अगर ये सब हो गया मैटर का एग्जाम्पल कि ये सब को हम मैटर कहेंगे, तो ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम मैटर नहीं कहेंगे, जो कि मैटर का जो डेफिनेशन था उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा? तो चलो ऐसा कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक होता है हीट। हीट मतलब आप ये मत समझो कि जो ऑब्जेक्ट हॉट होगा जिसको हम देख सकते हैं, वो नहीं है। द हॉटनेस दैट यू फील, वो गर्मी जो आपको फील होता है, दैट हीट, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। 5 किलो का हीट लग रहा है मुझे, 3 किलो का हीट लग रहा है, या फिर उसका मास आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसको रखने के लिए आपको कोई स्पेस नहीं चाहिए। सो हीट इज नॉट ए मैटर। ओके, लाइकवाइज और भी एग्जाम्पल है लाइट। लाइट मतलब आप ये मत समझो कि लाइट का जो बल्ब आप देख रहे हो वो बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ। द लाइट रेज कमिंग आउट फ्रॉम दैट सोर्स, और लाइट रेज उसका कोई भी मास नहीं होता, उसको रखने के लिए कोई स्पेस नहीं चाहिए होता है। ओके, सो लाइट इज ऑल्सो नॉट ए मैटर। लाइकवाइज और भी आगे एग्जाम्पल है, देखो साउंड। साउंड मतलब ये स्पीकर जो आप देख रहे हो वो नहीं, वहाँ से साउंड एनर्जी निकलता है, दैट साउंड एनर्जी इज नॉट ए मैटर। साउंड एनर्जी को रखने के लिए आपको स्पेस नहीं चाहिए, अगर स्पेस नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि वहाँ से साउंड ट्रैवल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। और जब ट्रैवल होता है कोई मीडियम में साउंड, ऐसा नहीं कि उसका मास जो है बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो साउंड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, मीन्स इट इज नॉट ए मैटर। एंटी मैटर हम नहीं कहेंगे। लिसन,
एंटी मैटर हम नहीं कह सकते कि ये लाइट हीट ये सब एंटी मैटर है। एंटी मैटर इज डिफरेंट थिंग जो आप बाद में हर क्लास में पढ़ोगे, बट आप ये जान लो कि इनको हम मैटर नहीं कह सकते एंड वी कैन नॉट यूज द वर्ड एंटी मैटर हियर। ओके, नाउ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ मैटर, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी कोई भी कंडक्टर के अंदर या कोई वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, बिफोर कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा नहीं कि जो वायर का मास कम था जैसे करंट फ्लो होगा तो उसका मास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का मास नहीं होता और उसको रहने के लिए वो वायर के अंदर कुछ अलग सा स्पेस भी नहीं चाहिए होता है। So electricity does not need space, it has no mass, so it is not a matter. Likewise आप मैग्नेटिज्म देख लीजिए, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नेट, द मैग्नेटिक फोर्स दैट यू फील, वो भी मैटर नहीं है। ओके, लाइकवाइज ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, इमेज कहाँ गया इसका, अच्छा आ गया। तो ये ग्रेविटेशन जो होता है इसका भी, इसको कुछ स्पेस नहीं चाहिए, ओके, और इसका हम मेजर नहीं कर सकते मास में कि अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 5 kg है, ओके, और उसका मास भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये सब जो है आपका हो जाता है, इनको हम नहीं कह सकते मैटर, दे डू नॉट फॉल ऑन द कैटेगरी ऑफ मैटर। ओके, अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि अगर दुनिया में हर एक चीज़ जो है वो मैटर से बना हुआ है, तो पहले ज़माने में, मतलब जब इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, तब साइंटिस्ट नहीं होते थे, तब उनको कहा जाता था फिलोसोफर्स। तो इंडियन फिलोसोफर्स के हिसाब से कोई भी चीज़ जो हम अभी मैटर कह रहे हैं, जो भी चीज़ मैटर से बना हुआ है, वो सोचते हैं कि मैटर जो है उसका 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है। मतलब उस टाइम सोचते थे इंडियन फिलोसोफर, वो 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या होता है मैटर का, एक होता है एयर, एक होता है अर्थ मतलब समझ लीजिए आप सॉइल, एंड फायर, स्काई एंड वाटर। दिस आर द 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी मैटर। कोई भी चीज़ जो है आइदर ये 5 में से किसी से या फिर ये 5 का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये कब सोचते थे ना इंडियन फिलोसोफर्स, पुराने टाइम में जब इतना साइंटिफिक कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, साइंस नाम का कोई टर्म नहीं था, तब ये कॉन्सेप्ट था कि कोई भी चीज़ जो है ये 5 चीज़ का मतलब ये 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बना हुआ है। ओके, आइदर वो एयर से बना होगा या फिर सॉइल से या फायर से या स्काई एंड वाटर। ये सेम ऐसे कुछ थिंकिंग था ग्रीक फिलोसोफर का भी उसी टाइम में। ओके, उनका थिंकिंग के हिसाब से स्काई इज नॉट इंक्लूडेड इन अकॉर्डिंग टू द ग्रीक फिलोसफी। उनके हिसाब से ये 4 चीज़ था, आपका एयर था एंड अर्थ मतलब सॉइल था, देन फायर था एंड वाटर था। उनके हिसाब से स्काई वॉज नॉट इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू द ग्रीक फिलोसफी। तो ये जो 5 चीज़ को इंडियन फिलोसफी में कहा जाता था पंचतत्व। ओके, एंड पंचतत्व अगर मैं इसको डिफाइन करूँ देन कुछ ऐसा होगा कि ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड द पंचतत्व। कौन सा 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स? एयर, अर्थ मतलब सॉइल, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, अब बोले सर पंचतत्व जो है वो तो एक संस्कृत वर्ड लग रहा है, तो ग्रीक उन लोग भी क्या संस्कृत ही बोलते थे जो उन लोग, या फिर इसके लिए और कुछ अलग ही नाम था? यस, उनके लिए मतलब ग्रीक फिलोसफी के हिसाब से ये जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट था उनके लिए अलग ही टर्म था, वो था स्टोइकियन। ओके, एंड स्टोइक जैसे हम लोग का इंडियन फिलोसफी के हिसाब से पंचतत्व मीन्स दिस 5 थिंग्स, वैसे स्टोइकियंस मीन्स आपका ये एक्सक्लूडिंग स्काई, बाकी ये 4 चीज़ उन लोग मानते थे कि कोई भी चीज़ जो है दैट इज मेड अप ऑफ स्टोइकियन। स्टोइकियन मीन्स इट इज एयर, अर्थ और सॉइल, फायर एंड वाटर। तो ये तो हो गया पुरानी बात। ओके, अभी जैसे ही धीरे धीरे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, देन आपको मैटर के बारे में ज़्यादा पता चला, तो मैटर को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। एक हुआ उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक हो गया उसका केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर 3 टाइप्स का है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, एंड केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये होता है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ये हम पढ़ेंगे 2nd चैप्टर में, अभी नहीं है ये। ठीक है, मैं बस ऐसे समझाने के लिए बता दिया। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम ओनली फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे।
ओके और ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ये आपका हम इसका बाद जो चैप्टर आएगा उसमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। तो जैसे मैं बताया कि मैटर जो है उससे सब चीज़ बना हुआ है ना। अब आप पूछोगे सर ये मैटर खुद किससे बना हुआ है, मीन्स हाउ द मैटर इज फॉर्म और हाउ इज द मैटर मेड अप ऑफ, मैटर किससे बना हुआ है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज एक बहुत बड़ा सा स्टोन है आपके पास, ठीक है ना। अब इसको आप कैसे भी करके तोड़ दिए, जब इसको तोड़ेंगे तो ऐसे छोटा छोटा स्टोन निकलेगा, मतलब इसका टुकड़ा निकलेगा। अब ये स्टोन को आप और भी ज़्यादा फोर्स देके इसको और भी तोड़ दिए तो क्या होगा, ऐसे डस्ट आपको मिलेगा। इसको आप क्रशर में आपको देख सकते हैं जो क्रशर डस्ट होता है। ओके तो इतना छोटा होने तक आप इसको तोड़ दिए जिसके आगे आप इसको और तोड़ नहीं सकते। ओके कोई भी चीज़ को आप ब्रेक डाउन करते हुए सबसे लास्ट में जो आपको पार्ट मिला, सबसे लास्ट में जो चीज़ आपको मिलता है जिससे आगे उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको कहा जाता है पार्टिकल। ओके कोई भी चीज़, जैसे हियर आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ स्टोन, बट कोई भी चीज़ आप ले लो। ओके तो उसको आप तोड़ते जाएंगे, जो लास्ट में जो आपको मिलता है वो होता है पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स अगर हम बोले तो मैटर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके एंड दिस स्टेटमेंट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। और क्वेश्चन आता है आपको कि व्हाट डू मीन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, देन इट स्टेट्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो अभी तक हमको जो समझ में आया कि एनीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है तो अगर हमको मैटर के बारे में ज़्यादा समझना है तो हम पहले हमको पार्टिकल्स के बारे में समझना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पार्टिकल्स है इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ओके जब हम पार्टिकल के बारे में डिटेल में समझ लेंगे तो हमको मैटर के बारे में भी समझ में आ जाएगा। ओके तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल इज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। पार्टिकल जो है बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। जैसे मैं बताया आपको, आप ब्रेक डाउन करते गए लास्ट में जो आपको मिलेगा दैट इज द पार्टिकल। ओके और इसको समझने के लिए और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। आई हैव 4 कंटेनर्स। एक कंटेनर में कुछ सोल्यूशन है, बताऊंगा क्या सोल्यूशन आपको, बट आई हैव 4 कंटेनर्स। पहला वाला फिलअप है, किससे फिलअप हुआ है मैं बता रहा हूँ आपको। ये एक सोल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर का। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 में यहाँ पर फॉर्मूला उसका लिखा हूँ, ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है। अगर आप लैब में कभी देखें आपका स्कूल का लैब में तो आपको पता होगा, कि मैं बता देता हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट कुछ ऐसे डार्क पर्पल कलर का एक सॉलिड होता है। जब इसको आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाता है और आपको एक पर्पल कलर का सोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। ओके so here I have taken 10 ml of water and 2 gram of potassium permanganate, इसका सोल्यूशन है। अब ये जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में हम कंटेनर में क्या लेंगे मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट कंटेनर से मैं 1 ml सोल्यूशन लूँगा और बाकी 9 ml वाटर में सेकेंड में ऐड करूँगा। समझ में आ रहा है बात। पहला कंटेनर में जो मैं सोल्यूशन बनाया 2 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट एंड 10 ml वाटर, उसी से 1 ml ओके एंड रेस्ट 9 ml वाटर आई हैव एडेड। तो जो सोल्यूशन है अभी कैसा दिखेगा, जैसे पहले दिख रहा था वैसे नहीं दिखेगा। ओके आप जब डाइल्यूट करते हैं कोई भी कलर को तो वो क्या होता है, उसका कलर फेड हो जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वैसे ही होगा, जो कलर था वो फेड हो गया। ओके अब थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में सेम प्रोसीड्यूर, मतलब सेकेंड से हम 1 ml सोल्यूशन लेंगे और इसमें रेस्ट 9 ml वाटर ऐड करेंगे। अब बताओ सोल्यूशन का कलर क्या होगा, सोल्यूशन फिर से और भी ज़्यादा फेड हो जाएगा सोल्यूशन का कलर, तो वैसे ही हुआ, द कलर अगेन फेड ऑफ। अब फोर्थ कंटेनर में क्या करेंगे, जो आप सोच रहे हो वही सही है, मतलब थर्ड से हम फिर से 1 ml लेंगे और अगेन 9 ml वाटर ऐड करेंगे। अब बताओ क्या होगा ना, सोल्यूशन और भी ज़्यादा फेड अप हो जाएगा। मीन्स आप नाउ ये कंपेयर करिए दोनों कलर में कि स्टार्टिंग में कलर जो था बहुत ही डार्क था और जैसे आप डाइल्यूट करते गए तो कलर धीरे धीरे फेड हो गया। तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन में क्या लिखूंगा, द पर्पल कलर बिकम लाइटर, धीरे धीरे फेड हो गया विथ इच डाइल्यूशन। जैसे हम डाइल्यूशन ज़्यादा करते गए तो ये पर्पल कलर और भी फेड होता गया। ठीक है तो इससे हमको पता क्या चला, कंक्लूड क्या किया हम। और देखो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये सोल्यूशन जब बनाया जाता है कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाता है। आपको ऐसे एक पार्टिकल नहीं दिखेगा कि यहाँ ये पोटेशियम परमैंगनेट है। ओके ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनता है। सो here we can conclude that there must be millions of particles,
tiny particles that keep on dividing into smaller numbers on each dilution. समझा देता हूँ। सपोज इन द फर्स्ट सोल्यूशन यहाँ पर मान लो अप्रोक्सीमेटली मैं नंबर लेता हूँ 10,000 कैमेनोफोर पार्टिकल्स था। जैसे इसको हम डाइल्यूट कर दे यहाँ से, मान लो यहाँ पर 10,000 में से यहाँ पर आ गया आपका 2,000, ठीक है। जब इसको और भी डाइल्यूट कर दे तो मान लो यहाँ पर आ गया आपका 1,000, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। एंड 1,000 को जब हम और भी डाइल्यूट कर दे, सपोज यहाँ पर अभी हो गया आपका 100। मतलब जितना भी हम डाइल्यूट करते जाएंगे ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा ना, वो कम होगा, बट जितना आप डाइल्यूट करो नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे कम हो रहा है तो इसका कलर फेड होगा। तो इसलिए इससे हमको ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है बहुत ही छोटा है, ओके। और जितना भी हम डाइल्यूट आगे करते जाएंगे तो ये उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इसलिए कलर फेड हो रहा है, बट ये पार्टिकल जो है बहुत ही छोटा है और इसलिए हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है और इसका एग्जिस्टेंस हमको फील हो रहा है, क्योंकि एज ए बॉल्क हमको लाइट पर्पल कलर दिखाई देगा, ओके। और यहाँ पर ये एक्टिविटी में और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, गोल्डन स्टेटमेंट है ये एक्टिविटी का, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल, इतना छोटा होता है दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन पावरफुल माइक्रोस्कोप। आपको पावर नेकेड आई तो आप भूल ही जाओ, उसमें तो नहीं दिखेगा, बाकी पावरफुल माइक्रोस्कोप में भी आपको नहीं दिखता है कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी मैटर का। तो इससे आप समझ सकते हो कि पार्टिकल्स का साइज कितना छोटा होता है, ओके। नाउ इसके आगे और एक हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं पार्टिकल्स का, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल जो होता है मैटर का, उनके बीच में स्पेस होता है। कैसे, तो समझ लेते हैं एग्जांपल से कि वन कंटेनर इज देयर एंड आपको ये जो दिख रहा है सब वाटर वी हैव टेकन हियर, और ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ये है वाटर का, मतलब ये इतना तक 100 ml ऑफ वाटर हम लिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाटर पार्टिकल आपको एज्यूम कर लिए कि ये जो है वाटर पार्टिकल है। नाउ सपोज आई एम गोइंग टू ऐड सम अमाउंट ऑफ शुगर और सॉल्ट, ऐसा कोई चीज़ में मिला है जो कि सोल्यूबल हो सकता है, तो ये मिला दिया। अब क्या होगा ना, जैसे मैं शुगर मिलाया तो कुछ भी चीज़ लिक्विड में अगर आप डालते हो तो उसमें क्या होगा ना, लिक्विड का लेवल राइज होना चाहिए। लेकिन अब शुगर या सॉल्ट ऐड करने के बाद, या आई थिंक आप कभी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर नहीं किए तो आप कभी ये आप घर पे भी कर सकते हैं कि एक कंटेनर में आप वाटर लीजिए और उसमें मार्क कर लीजिए कि इतना वाटर है, देन यू ऐड यू ऐड शुगर और सॉल्ट। आफ्टर सोल्यूशन, आफ्टर द शुगर एंड सॉल्ट गेट completely dissolved, you will notice that there is no further increase in the water level। तो इतना जो शुगर या फिर सॉल्ट हम ऐड किए वो कहाँ गया? तो यहाँ पर पहले मैं ऑब्जर्वेशन आपको बता दूँ। ऑब्जर्वेशन ये हुआ दैट देयर इज नो राइज इन द वाटर लेवल आफ्टर द एडिशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, ओके। अब बात ये आता है कि जो शुगर, इतना अमाउंट ऑफ शुगर में ऐड किया, ये एक्चुअली कहाँ चला गया, ठीक है। देखो, वाटर जो पार्टिकल था उनका बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है। जैसे अब यहाँ पर मैं बोला, ये आप एज्यूम करो कि मान लो ये जो है वाटर पार्टिकल है, तो उनके बीच में स्पेस था। उसी स्पेस के बीच में ये जो शुगर मॉलिक्यूल है वो एडजस्ट हो गया, ओके। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये लिख सकते हैं दैट शुगर मॉलिक्यूल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। मान लो ऐसे मैं बोलूँ कि आपके क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे हैं और 5 एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ गए, ठीक है, और आने के बाद वो क्लास में एडजस्ट हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि 30 स्टूडेंट के बीच में कुछ स्पेस था जिसमें ये 5 स्टूडेंट एडजस्ट हो गए। अगर वाटर पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता तो ये शुगर पार्टिकल उसके बीच में एडजस्ट नहीं हो पाते और वाटर का लेवल राइज हो जाता। नो डाउट कि अगर आप ज़्यादा शुगर या फिर ज़्यादा सॉल्ट अगर आप ऐड करेंगे तो ये वाटर लेवल राइज होगा, लेकिन अगर आप कम थोड़ा सा शुगर और हाफ स्पून शुगर और हाफ स्पून सॉल्ट अगर आप ऐड करते हैं तो ये वाटर लेवल राइज नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि वाटर पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस था जिसके अंदर ये शुगर और सॉल्ट का जो पार्टिकल है वो उसके बीच में ही एडजस्ट हो गए। दैट्स व्हाई देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द वाटर लेवल। तो यहाँ पर भी ये एक्टिविटी में आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट बताने वाला हूँ। ये जो स्टेटमेंट अभी मैं बता रहा हूँ, आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे ये आपको बहुत ही काम आने वाला है, उस टाइम भी मैं डिस्कस करूँगा, बट अभी आप ये समझ लीजिए स्पेस अमंग द पार्टिकल्स डिफर फ्रॉम मैटर टू मैटर। एक मैटर में, मान लो मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, वाटर में जितना स्पेस है, आयरन
आयरन का कोई बल्क, मतलब आयरन का कोई भी इतना बड़ा सा आयरन पीस हो, तो उसके अंदर उसका पार्टिकल के बीच में स्पेस कम हो। ओके, तो ये जो स्पेस है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, ओके, वो मैटर टू मैटर वेरी होता है। कोई मैटर ऐसा होगा जिसमें स्पेस ज़्यादा होगा, कोई होगा जिसके पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होगा, कहीं पे स्पेस बिल्कुल नहीं होगा, कहीं पे स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना भी याद रख लें कि पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो सब हर एक मैटर में सेम नहीं होता, वो वेरी होता है मैटर टू मैटर। Now let's see another characteristic of particle, that is particles of the matter are continuously moving. Yes, इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं फिर से। देखो, सपोज आप रूम में एक कॉर्नर में आप परफ्यूम स्प्रे कर दिए एंड यू आर सिटिंग इन द रूम इन द अनदर कॉर्नर, ओके, एंड तो आपको ये जो परफ्यूम का स्मेल है वो आएगा, मतलब कुछ टाइम के बाद इमीडिएटली नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर 1 मिनट और आफ्टर 2 मिनट्स ये जो परफ्यूम का स्मेल आपके पास पहुंच जाता है। इसको अगर मैं एक थोड़ा बताऊं आपको, मान लो ये परफ्यूम का पार्टिकल्स है, ओके, सपोज ये परफ्यूम का पार्टिकल्स है, तो ये जैसे ही परफ्यूम का पार्टिकल आप स्प्रे करते हो एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग में, तो ये परफ्यूम का पार्टिकल जो है यहाँ पर एक जगह पे कंसंट्रेट होकर नहीं रहेगा जहाँ पर आप स्प्रे करती है। ये क्या होते हैं ना, चारों तरफ से स्प्रेड हो जाता है, ओके, जैसे चारों तरफ से स्प्रेड हो जाएगा तो आप जो कॉर्नर में बैठे हो वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ से पार्टिकल जो है आपके नाक तक, आपके नोज तक आके पहुँच जाते हैं, सो दैट यू कैन गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास ये टारगेट हो गया एक ही डायरेक्शन में, नहीं, पार्टिकल जो है वो हर डायरेक्शन में जाता है, तो उसमें से आपके डायरेक्शन में भी कुछ आया। तो मतलब पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एक जगह पे स्टेबल होके नहीं रहते, वो हमेशा ऑलवेज दे यूज टू कंटिन्यूसली मूव। ओके, तो ये एक्टिविटी में हम ये ऑब्जर्व कर लिए दैट स्मेल ऑफ द परफ्यूम रीच एवरी पार्ट ऑफ द रूम आफ्टर सम टाइम्स। ओके, और कंक्लूजन क्या मिला हमको, दैट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, here in case of this we have taken the perfume, so particles of the perfume are continuously moving। और यहाँ पर भी एक golden statement है that the movement of the particle differ from matter to matter। परफ्यूम आप रख लिए तो इसलिए उसका स्मेल आ गया, लेकिन अगर आप एक लकड़ी ला के रख देते हैं जो कि सूखा लकड़ी, उसका स्मेल नहीं आएगा। एक आयरन नेल या फिर आयरन का कुछ चीज़ जो सॉलिड है, टेबल रख दी या फिर आप ऐसे कुछ सॉलिड चीज़ रख दी तो उसका पार्टिकल नहीं पहुँचेगा। तो ये डिफर करता है मैटर टू मैटर। ये हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, किसमें पार्टिकल मूव करते हैं, किसमें नहीं करते, किसमें ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है, लेकिन पार्टिकल्स मूव करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी हम देख लेते हैं। सपोज आई हैव टेकन सम आयरन नेल्स एंड सम वुड्स एंड सम चॉक, ओके, एंड आई हैव ए हमर, यस, और हमर से मैं पहले आयरन नेल को ऐसे हमर से बीट किया, देन वुड को कुछ टाइम, देन चॉक को। अब मुझे बताओ इसमें हमको क्या देखने के लिए मिलेगा। कुछ टाइम अगर हम आयरन नेल को हमर से मारते हैं तो क्या ये टूटेगा? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है टूटने का। लकड़ी, वुड, हाँ 7, 8, 10 नहीं तो 10-12 हम मतलब बार ऐसे बीट करने के बाद ये टूट जाएगा, बट चॉक एक बार में टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व ये करेंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल्स बाय हैमरिंग, बट इट इज ईजियर टू ब्रेक द वुड एज कम्पेयर टू आयरन नेल। अगर हम आयरन नेल से कंपेयर करें तो वुड को ब्रेक करना ईजी है, एंड इट इज इजीएस्ट टू ब्रेक द चॉक। ये एक्टिविटी का हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो इससे हमको पता क्या चला, देखो कुछ भी चीज़ हमको ब्रेक करने के लिए उसका जो पार्टिकल्स है जिससे वो बना हुआ है उनको अलग करना होगा, है ना। तो ये अलग हम जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी वो ब्रेक हो जाएगा। तो आयरन नेल में पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हमको बहुत ही डिफिकल्ट हुआ। व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स। जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो ये अट्रैक्शन जो है आयरन नेल के अंदर बहुत ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल। लेकिन चॉक के अंदर ये अट्रैक्शन बहुत ही कम है, दैट्स व्हाई द चॉक कैन इजीली बी ब्रेक। ओके, तो कंक्लूजन हमको क्या मिलेगा यहाँ से, ना द पार्टिकल्स ऑफ द आयरन नेल आर टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली ऐसे पास में पैक्ड है,
एंड दर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल जो अट्रैक्ट करके रखा है, दैट फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। व्हेयरएज इन केस ऑफ द चॉक से अगर हम कंपेयर करें, देन चॉक के केस में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा, एंड द पार्टिकल्स आर नॉट सो मच टाइटली पैक्ड एज लाइक द आयरन नेल्स। ओके, और यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, दैट द इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर। जैसे मैं बताया ना, आयरन नेल में ज़्यादा है और चॉक में कम है एज कम्पेयर टू द आयरन नेल, लेकिन कुछ तो है। ओके, एंड इफ यू कंपेयर विथ स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज में और भी कम होता है इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं बात करूँ और कोई चीज़ में, जैसे लिक्विड सब्सटेंस में, तो उसमें इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम होता है। तो ये मैटर टू मैटर वेरी होता है, किसमें ज़्यादा किसमें कम, ये तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो दैट इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं। ओके, एंड ये वेरी होता है फ्रॉम मैटर टू मैटर।